मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। तो मैं हूं केवी सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस टेंशन ये वेरी ऑसम टॉपिक है, ऑसम चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से, है ना। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे कि सरफेस टेंशन में कैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं एंड आईआईटी जेईई एंड नीट में किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ पे करने वाले हैं। बट बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल देन प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, और आप कमेंट भी कर सकते हो बच्चों, है ना, ताकि मुझे पता चले कि अभी अपने को क्या और भी वीडियो बनानी है ना, और अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हो। तो प्लीज अगर आप पहली बार हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो, है ना। और ये वीडियो जो है बच्चों हर बच्चे तक पहुंचाओ, है ना, तो ताकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ वो हर बच्चे तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं आज सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की अगर जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, सरफेस टेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो दो चीजें अपने को जानना चाहिए। ये सरफेस टेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे, सरफेस टेंशन की, तो अपने को जरा एक चीज समझना पड़ेगा भाई कि बल्क में क्या होता है एंड सरफेस पे क्या चीजें होती है। ये दो बातें अपने को करनी पड़ेंगी। ओके, तो देखिए, तो अपन लोगों को दो बातें करनी पड़ेंगी, क्या क्या ओके। तो अब हम लोग जरा देखते हैं सरफेस टेंशन में कि जैसे बच्चों हम लोगों को दो तीन बातें समझना पड़ेगा। क्या कि जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक लिक्विड ले लूं, है ना, ये हमारा सपोज करिए कि ये हमारा जो है ना, ये हमारा एक कंटेनर है। ओके, उसमें लिक्विड रखा गया है। इस कंटेनर को मैं ऐसे बना ले रहा हूं। ओके, तो आज जो बच्चों थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा सपोज करिए ये हमारा लिक्विड है इसमें, इसके अंदर। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छे शेप में सुंदर सुंदर कलर में बना लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको एक फील आए, है ना, ताकि आपको एक फील आए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ एंड क्या है ये सरफेस टेंशन होता है क्या है। जरा इस बात को समझना पड़ेगा आपको। चलिए, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे ये हमारा एक कंटेनर है। ओके, दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने क्या करा है, इस लिक्विड को फिल कर दिया है। ओके, इस लिक्विड को हमने फिल कर दिया। तो आप देखो जरा, ये जो सरफेस है, ये जो है यहां तक मैंने फिल करा है, ये यहां तक मैंने इसको फिल करा है, ठीक है, यहां तक मैंने इसको फिल करा है। तो ये जो सरफेस है बच्चों, ये और यहाँ इस सरफेस की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी एंड इस बल्ब की जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जरा इस चीज को समझते हैं हम लोग पहले। तो मैं इसको रेड कलर से बना लेता हूँ, इस सरफेस को मैं रेड कलर से बना लेता हूँ। ये है सरफेस अपना, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और ये हमारा जो है बल्क है। ओके, दिस इज नोन एज द बल्क, ये हमारा बल्क है। ओके, ये हमारा बच्चों क्या है, ये हमारा बल्क है, और ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा सरफेस है। दिस इज नोन एज द सरफेस। ओके, ये दो बातें पहले आपको जानना चाहिए कि ये सरफेस और ये हमारा बल्क है। अब जरा एक चीज और समझते हैं बच्चों, यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमने कोई मॉलिक्यूल्स ले लिया, तो देखो बच्चों इस मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी वो डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा इसलिए होगा कि देखो बल्क के चारों तरफ सेम, जो बल्क है उसके चारों तरफ सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, बट सरफेस पे क्या हो रहा है, नीचे तो भाई लिक्विड है बट ऊपर क्या हमारा एयर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर में जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू किसके, जो हमारा लिक्विड है ना। तो सरफेस में जो हमारा लिक्विड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जो डेंसिटी है वो एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा लिक्विड की, और एयर में कम होगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे बच्चों, कुछ यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो कुछ अलग लगेंगे, है ना। अच्छा, थोड़ी सी बातें जो हम फोर्सेस की जो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक चीज और अब हम लोग जान लेते हैं कि कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है एंड फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है। जरा समझ लेते हैं फोर्स ऑफ कोहेसिव। अच्छा, आगे हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं हम फोर्स ऑफ कोहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन जरा आप समझते हैं। जब क्या होता है कि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, समझिए फिर से, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती लगती हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं। ओके, और यही कारण है बच्चों की जो हमारी सॉलिड होती है, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ कोहेशन होता है वो ज्यादा होता है, या कोहेसिव फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होता है सॉलिड्स में। इसीलिए सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होती है एंड साइज होती है।
जबकि हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के पास लिक्विड का जो कोहेसिव फोर्सेस होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, वीक होता है। इसीलिए उसके पास एक डेफिनेट साइज नहीं होती है, शेप नहीं होती है, बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और बात जब हम करते हैं किसका, गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है बच्चों, उसमें नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ कोहेशन, और इसके वजह से उसके पास ना डेफिनेट शेप साइज होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। अब इसका एक एग्जांपल भी जान लीजिए आप, जैसे अगर दो हमारे कह सकते हैं कि बबल्स हैं, उनको हम लोग अगर बहुत कांटेक्ट मिलाते हैं तो वो क्या होता है, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं और कोलिज कर जाते हैं, है ना। या फिर आप कह सकते हैं एग्जांपल और भी कि जो मरकरी के ड्रॉप्स होते हैं उसको ड्रॉपलेट में ब्रेक करना बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और दूसरा मैंने क्या होता है कि एडेसिव फोर्स, एडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन या एडेसिव फोर्सेस। एडेसिव फोर्सेस क्या होती है, एडेसिव फोर्सेस बच्चों, जब हम लोग डिफरेंट सबस्टेंस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहा हूं तो ये फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से ये इंक यहाँ पे रुक रहा है, अदरवाइज ये नहीं रुकता। ओके, तो ये डिफरेंट सबस्टेंस के मॉलिक्यूल पे लग रहा है, तो वही बातें मैं हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडिशन तो बात कर लिए, वही बात यहाँ पे हमें कर रहे हैं। यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा वो क्या सेल्फ सबस्टेंस के मॉलिक्यूल में लग रहा है, कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वो एडेसिव फोर्सेस लग रहा है। ओके, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा और भी समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसके जो जो कलीग्स होंगे, या कह सकते हैं इसको बगल में जो नेबर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो ये फोर्सेस इसको बैलेंस कर दिया, ये फोर्सेस इसको बैलेंस कर दिया, ये फोर्सेस इसको बैलेंस कर दिया, ये सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस हो गए। जब ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मॉलिक्यूल्स होगा किसमें होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, या कह सकते हो बहुत ही शांत होगा। बट बच्चों यहाँ पे जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स होगा उसका जरा देखते हैं, उसका जरा एक एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एयर है, यहाँ पे तो क्या है, एयर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड है। ओके, तो यहाँ पे समझो बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है लिक्विड से कम होगी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी बहुत ही कम होंगे एज कम्पेयर टू इसके। तो यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे भाई, वो ज्यादा होंगे, है ना। यहाँ पे जो लिक्विड है उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा होंगे तो उससे क्या हो रहा है भाई, उससे हो ये रहा है कि यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे जो फोर्सेस थे वो तो बैलेंस थे, तो ये क्या था, शांत था। लेकिन यहाँ पे हमेशा हलचल रहेगा। हलचल क्यों रहेगा, जरा देखो, हलचल इसलिए रहेगा कि यहाँ पे देखो ये इसको अट्रैक्ट करा, ये इसको अट्रैक्ट करा, ये इसको अट्रैक्ट करा, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है। ओके, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा भाई, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब हम जो एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा और यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। और आप कह सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा इस सरफेस पे वो किधर की तरफ होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ओके, एफ नेट जो होगा किधर की तरफ होगा, वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेच होगी, ठीक है। और ऐसे ही सब पे होगा, सब पे होगा, तो ये पूरा सरफेस पे एक कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टेड एक सरफेस बनेगा जो एक स्ट्रेच्ड होगा, और ये एक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसे ही एक पूरा कह सकते हो आप एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, ऐसे एक मेम्ब्रेन बन जाएगा यहाँ पे सरफेस पे, है ना। ये एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, ऐसे ही इस तरह का एक पूरा मेम्ब्रेन बन जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन को हम लिख भी लेते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। ये बात समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। ओके, तो ये बात आपको समझ में आया। इसको मैं हटा देता हूँ जरा, और थोड़ा सा और भी डिटेल इसको समझते हैं, है ना। थोड़ी सी और भी डिटेल में समझते हैं। बाकी मैंने इस पे लिख दिया है ना, कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड at rest by virtue of which a liquid surface get contacted to a minimum area and behaves like a stressed membrane। जरा इसको और भी समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों, तो क्या होता है, तो हम लोगों ने बात समझा कि ये अगर हमारा सरफेस है ना, और सरफेस पे जो हमारा मॉलिक्यूल्स है और जो बल्क के मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पे तो भाई ये हमको इसको मैं चलो ये इसको ए पॉइंट मान ले रहा हूँ, इसको बी पॉइंट मान ले रहा हूँ। थोड़ा सा और भी इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला क्या, यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, तो वो क्या है, बैलेंस है ना। बल्क में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ लग रहा है।
और फाइनली जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। ओके, अब जरा समझते हैं बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो देखो अगर इस मॉलिक्यूल्स को मुझे ऊपर की तरफ ले जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जिसके पास जो ए पे हमारा मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो सरफेस हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है उससे क्या होगी, हमारा ज्यादा होगा, है ना। ये बात आपको याद रखना है। जो यहाँ पे होगा उसके इसके कंपेरिजन उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और मैं अगर इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहूँ तो इसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल से क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, पहली चीज तो ये समझ में आया। दूसरी बात समझिए जरा, दूसरी सी बात ये समझिए बच्चों कि यही रीजन है, यही हमारा रीजन है कि जो हमारे जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, ताकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम आए, बहुत ही कम सरफेस एरिया हो। वो हमेशा क्या करता है, सरफेस हमारा अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, और यही रीजन है कि जो हमारे ड्रॉप्स होते हैं, है ना, वो हमारे एक स्फीयर फॉर्म में होने लगते हैं, है ना। एक बात आपको समझना चाहिए। और इसी बेसिस पे यही जो प्रॉपर्टी होती है हमारे लिक्विड की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखिए हमने लिख दिया है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ लिक्विड सरफेस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू अ मिनिमम एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेस मेम्ब्रेन, है ना। वो हमेशा क्या करता है, अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये बातें थी। चलिए अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं हम लोग जरा, कि हम लोग कैसे इसको ये तो हमारे मान लीजिए सरफेस टेंशन मानने में हम लोगों ने जाना कि सरफेस टेंशन होता है क्या, जरा इसको मैथमेटिकल रूप देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इसको मैं हटा दूं। ओके, चलो। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या करें, हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा सरफेस होता है उस सरफेस हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक कंटेनर है, ओके, उसमें ये हमारा सरफेस है, सपोज दैट सरफेस है। इस सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स पे क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये फोर्स F लग रहा है दोनों तरफ, है ना। ये इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ जो है क्या होता है, फोर्स F लगता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ओके, और इसकी लेंथ जो है वो सपोज दैट L हो गया। तो मैं सरफेस टेंशन को क्या बोल सकता हूँ, सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फोर्सेस जो होता है वो लाइन के एक साइड का फोर्स होता है, चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरफेस टेंशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली बच्चों हम लोग यहाँ से सरफेस टेंशन ना कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ से एक्चुअली फोर्स कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं फोर्स इक्वल टू T इंटू L, क्योंकि जो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे ये इसी फोर्स पे सारे कैलकुलेशन होंगे, है ना। तो आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे सरफेस टेंशन इक्वल टू आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर होगी, या फिर और क्या बोल सकते हैं, मैं सीजीएस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सीजीएस सिस्टम हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी आगे यूनिट डाइन, और इसकी यूनिट आगे कितनी, इसकी आगे सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सीजीएस सिस्टम में क्या बोलेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये समझना है कि बच्चों ये कैसी क्वांटिटी होती है, सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको आप वेक्टर मत लिख देना। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक बात। ओके, और दूसरी बात और ये है कि बच्चों ये किस किस पे डिपेंड करता है, जरा इसको समझो बच्चों। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ओके, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इसके इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, इसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करता जाता है। एंड दूसरी बात है कि ये इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटीज जो ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करके भी हम इसको वैरी कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन इम्प्योरिटी ऐड करने पे इसमें दो बातें होती हैं, पहला कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, या सॉल्युबल है। तो अगर बच्चों इनसॉल्युबल है तो क्या होता है, जब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो हमारा सरफेस टेंशन होता है, मतलब इसको T से डिनोट करते हैं, वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। और जब हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं
तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। ओके, तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। और एक बार और थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन इस लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जो रेस्ट होता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को क्या करता है, वो कम करने की कोशिश करता है एंड क्या करता है, वो एक स्ट्रेस मेंबर कह सकते हो मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि हमने बताया भी था कि अभी कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं जिसकी वजह से वो एरिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक कॉन्ट्रैक्टेड मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है ना। क्योंकि वो ऊपर मैंने देखा, अभी मैंने बनाया भी था कि वहां पे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करने की वजह से उसमें क्या होता है, वो एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। और इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि उस सरफेस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फोर्स उस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। अच्छा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों ना, वो वही है ये F इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। आप यही फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी इसको अपन लोग बोल सकते हैं। तो ये जो फोर्स हो गया, तो अब हमें अगर सरफेस टेंशन डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा फोर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये फोर्स मैंने लिया और ये हमारा लेंथ ले लिया, है ना। और इसकी यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन पर मीटर एसआई में, और सीजीएस में फोर्स को हम लोग डाइन में कैलकुलेट करते हैं, और लेंथ को हम सेंटीमीटर में तो डाइन पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में क्या होता है, इसका कह सकते हो आप सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, एंड इम्प्योरिटी ऐड करके भी हम इसकी सरफेस टेंशन को वैरी कर सकते हैं। इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी दो तरह का भी, इनसॉल्युबल अगर हम करते हैं तब क्या होता है, तब तो हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐड करता हूं बच्चों, तो क्या होगा, वो सरफेस टेंशन घट भी सकता है या बढ़ सकता है। ओके, तो इतनी बातें थी, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलो नोट करो बच्चों जल्दी से फटाफट। ओके, तो बच्चों ये बात आपको समझ में आया। अब एक चीज और देखते हैं जरा हम लोग कि अगर हम लोग वाटर के सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आता है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है ना, और आपको याद रखना है कि जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है 0.7 न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, न्यूटन पर मीटर होता है, और सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर के बीच में वाटर के लिए होता है सरफेस टेंशन एंड, ये सरफेस टेंशन इस पे मैं लिख लेता हूं, सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ होता है, टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ होता है वो बच्चों ऐसे होते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है वाटर का। तो ये कई बार एक पूछ देता है एग्जाम में, है ना। तो ये इसका ग्राफ जो होता है वो एक लीनियर ग्राफ होता है, तो इसको आपको बना लेना है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए मैं इसको हटा दूं। ओके, चलो चलो बच्चों, ये चीज अगर आपको आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कि एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा निडल है, ओके, निडल के बैलेंसिंग ऑफ निडल ऑन लिक्विड सरफेस, ये इस कॉन्सेप्ट पे कई बार एम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो देख लेते हैं जरा उस पे क्या है। बैलेंसिंग ऑफ निडल, नोट कर लो, बैलेंसिंग ऑफ निडल ऑन लिक्विड सरफेस, बैलेंसिंग of needle on liquid surface। ओके, चलिए समझते हैं, ठीक है गुड। अगर हम बैलेंसिंग ऑफ नीडल ऑन लिक्विड सरफेस की बात करें तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारे फोर्सेस थे, जो फोर्स लग रहा था, हाँ, वो कैसे लग रहा था भाई। हम लोगों ने देखा था कि अगर जैसे मैं कहूं कि, ओके, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना लेता हूं, ये हमारा लिक्विड है, ओके, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये हमारा लिक्विड है, ओके, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ठीक ना। चलो, और यहां पे हम लोग क्या एक लाइन बना लें, या फिर निडल की बात कर रहे थे तो निडल ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कुछ ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे, ये जो फोर्स लग रहा था F,
इस केस में क्या होता है, ये फोर्स एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा निडल है ना, जैसे हम निडल रखते हैं तो ये हमारा जो लिक्विड होता है वो कुछ ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस लग रहे थे वो अब किस पे लगने लगा, वो पहले जो ऐसे लग रहे थे अब कैसे ऐसे एडजस्ट हुआ, तो ये जो फोर्सेस वो अब एंगल थीटा पे लगने लगता है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है बच्चों, अब वो फोर्सेस कुछ ऐसे लगने लगता है, कुछ ऐसे लगने लगता है, ठीक है, कुछ ऐसे लगने लगता है, ठीक है, ये एंगल थीटा पे लगने लगता है, ठीक है बच्चों, ये एंगल ठीक ऐसे लगने लगता है, क्योंकि एडजस्ट कैसे हो रहा है, कुछ इस तरह से एडजस्ट हो रहा है। और हम लोगों ने कहा था कि इसका जो होता है कि वो मिनिमम एरिया को क्या करता है, मिनिमम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अब कैसे फोर्सेस लगने लगता है, फोर्सेस कुछ एंगल थीटा पे लगने लगता है, ओके, ये जो फोर्सेस है कुछ थीटा एंगल पे लगने लगता है। तो बच्चों इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जो फोर्सेस है, ओके, यहाँ पे जो फोर्सेस है मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्सेस है, यहाँ पे जो फोर्सेस है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका mg लग रहा है। इसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना, एफ टू एफ cos थीटा इसमें क्या मैं लिख लूंगा mg, है ना। और अगर ये 2f cos थीटा mg को बैलेंस करेगा तभी हमारा निडल जो है सरफेस पे क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम में होगी, तभी वो सरफेस से रुकी रहेगी, तभी आप कह सकते हो कि सरफेस वो बैलेंस रहेगी। अदरवाइज अगर 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 बच्चों mg ग्रेटर हो जाएगा 2f cos थीटा से, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो निडल होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो अब अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हम लोगों ने t इक्वल टू क्या लिखा था, t इक्वल टू f बाय l लिखा था, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा t इंटू l। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2 और कितना t इंटू l cos थीटा इक्वल टू कितना mg। तो ये mg जो है 2l cos थीटा के इक्वल होना चाहिए, तभी ये निडल हमारा सरफेस पे बैलेंस होगा, अदरवाइज मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगा और वो हमारा निडल नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये बात आपको याद करनी है। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना। चलो चलो, तो ये बच्चों ये तो रहा कि बैलेंसिंग ऑफ नीडल, कैसे हम बैलेंस करते हैं नीडल को ऑन द लिक्विड सरफेस। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि पूछता है कि मैक्सिमम इसका मास कितना होगा, या वेट का पूछ देता है कि मैक्सिमम वेट कितना होगा। अच्छा ये चीज नोट कर लियो तो हम लोग आगे बढ़े, है ना। तो चलो नोट कर लियो तो हम आगे बढ़े। चलो तो एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि इसमें पूछता है कि बताइए इस निडल का मैक्सिमम मास या वेट कितना होगा, ये हमारा जो निडल है वो हमारे सरफेस पे क्या करे, फ्लोट करती रहे, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट देखने से समझते हैं जरा। बच्चों देखो मैंने बोला था कि जो इसका सरफेस होता है वो किसका बना होता है, एक मेम्ब्रेन का होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन का होता है। तो जैसे हम निडल को रखते हैं तो ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे हम लोग वेट, ये कुछ ऐसे एडजस्ट करता है, ओके ऐसे एडजस्ट करता है, और जैसे जैसे हम इसका वेट बढ़ाते जाते हैं ये जो एडजस्टमेंट है कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है इसके क्या होता है, ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होने लगता है। देखो बच्चों ये कुछ ऐसे होने लगता है, ये हमारा निडल है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हमारा निडल है। तो ये जो हमारा फोर्स है कुछ ऐसे एडजस्ट होता है, ठीक है, कुछ ऐसे एडजस्ट होने लगता है। तो जो हमारा फोर्स होता है बच्चों क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है, ये अगर हमारा निडल है, ठीक है, ये हमारा निडल है बच्चों एम मास का, ओके ऐसे मैं बना लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसे एडजस्ट होने लगता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्सेस है कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लगता है भाई, ये वेट mg लगता है, ओके। यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना TL, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों को TL लगेगा। और ये TL और TL क्या करते हैं, mg को बैलेंस करते हैं, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, TL इक्वल टू कितना mg। अगर अगर मैं इस वेट को इससे ज्यादा में करूंगा तो जो हमारा मेम्ब्रेन है वो फट जाएगा और हमारा जो निडल है वो सिंक कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या कि TL प्लस TL इक्वल टू 2TL इक्वल टू कितना बच्चों mg, और ये जो वेट आएगा वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम वेट होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से बोल सकते हो जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तब जो है जो मैक्सिमम वेट आएगा, चाहे आप बोल सकते हैं जो मास आएगा, ये वेट वेट हम निकाल रहे, मैक्सिमम वेट जो है 2l के इक्वल होगा, मतलब मैक्सिमम वेट mg 2l के इक्वल हो जाएगा और वो हमारी फ्लोट करती रहेगी। इससे ज्यादा जैसे वेट में करूंगा वो क्या हो जाएगा, हमारे मेम्ब्रेन फट जाएगी, निडल सिंक कर जाएगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम मास अगर निकालना हो तो यहां से हम लोग मैक्सिमम मास निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मास, और वो हो जाएगा 2TL बाई कितना g। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना बच्चों।
तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना। कई बार बच्चों को ये समझ में आता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बता भी दिया था बच्चों की, देखो ऐसे क्या होता है, ये जो हमारा लिक्विड पहले तो ऐसे था, ठीक है, पहले वो ऐसे एडजस्ट हुआ, और मैक्सिमम जब मास की बात कर रहे हैं चाहे मैक्सिमम वेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो लिक्विड होता है कुछ इस तरीके से एडजस्ट होता रहता है, मतलब ये इसके इंक्लाइन हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो इस पे एक कॉन्सेप्ट आता है। चलिए आगे का और भी कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके